सुखपुर गांव हरियाली, शांति और समृद्धि का प्रतीक था। गांव चारों ओर घने जंगलों से घिरा था, जिनमें सदियों पुराने पेड़ थे। इन जंगलों ने गांव को कई आपदाओं से बचाया था। गांव वाले इन पेड़ों को पूजते थे और मानते थे कि ये पेड़ उनके पूर्वजों के आत्माओं का वास है। गांव में कभी पानी की कमी नहीं होती थी, खेत हरे भरे होते थे और लोग खुशहाल जीवन जीते थे। गांव के प्रधान धीरेन्द्र सिंह को अपने गांव की इस समृद्धि पर गर्व था। लेकिन समय बदल रहा था। आधुनिकता और विकास की आंधी गांव तक पहुंच चुकी थी। एक दिन धीरेन्द्र सिंह के कुछ व्यापारी मित्र गांव में आए और उसे एक नई योजना बताई। इस योजना के अनुसार अगर गांव के जंगल के कुछ हिस्सों को काटा जाए और वहां पर फैक्ट्रियां बनाई जाएं, तो सुखपुर को शहर में बदल दिया जा सकता है। गांव वालों को अच्छे पैसे और रोजगार मिलेंगे। धीरेन्द्र सिंह को ये योजना आकर्षक लगी और उन्होंने इस पर काम करने का फैसला किया। गांव में जंगल की कटाई शुरू हुई। बड़े बड़े पेड़ काटे जाने लगे। गांव के कुछ बुजुर्गों ने इसका विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि इन पेड़ों के साथ छेड़छाड़ करना प्रकृति को क्रोधित करना है। सबसे पुरानी और सम्मानित महिला दादी मीरा ने प्रधान को चेतावनी दी, धीरेन्द्र, इन पेड़ों को मत काटो। ये पेड़ हमारे रक्षक हैं। अगर इन्हें नुकसान पहुंचा तो गांव को भारी नुकसान होगा। लेकिन धीरेन्द्र सिंह और उनके साथी व्यापारियों ने इन चेतावनियों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। जंगल की कटाई जोरों से चलती रही। कुछ ही दिनों में गांव के आसपास की हरियाली खत्म होने लगी। गांव वाले भी जल्द ही बदलाव महसूस करने लगे। अचानक मौसम बदलने लगा। पहले जहां बारिश के समय पर पानी की भरमार होती थी, अब वह समय सूखा लेकर आ रहा था। कटाई के कुछ हफ्तों बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। हर रात जंगल की ओर से अजीब सी आवाजें आने लगी। कभी तेज हवा का शोर, तो कभी पेड़ों के बीच से आने वाली रहस्यमय चीखें। गांव में रहने वाले लोग अब धीरे धीरे डरने लगे थे। कई लोग यह मानने लगे थे कि गांव में कोई अदृश्य शक्ति जाग गई है। विजय, जो गांव का सबसे साहसी युवक था और धीरेन्द्र सिंह का सबसे भरोसेमंद आदमी, इन सभी अफवाहों को झूठ मानता था। उसने प्रधान को भरोसा दिलाया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। विजय ने फैसला किया कि वह जंगल में जाकर इस रहस्य का पता लगाएगा। रात के अंधेरे में विजय ने एक टॉर्च और एक बंदूक के साथ जंगल में प्रवेश किया। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। पेड़ अब कटे हुए और सूखे हुए दिखाई देने लगे थे। जैसे ही वह जंगल के और अंदर गया, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। विजय ने पेड़ों के बीच से एक अजीब सी सरसराहट सुनी। वह समझा कि यह हवा का शोर है, लेकिन तभी उसे एक पेड़ के नीचे एक छाया दिखाई दी। जब उसने टॉर्च की रोशनी उस छाया पर डाली, तो उसकी रूह कांप उठी। वह छाया किसी इंसान की थी, लेकिन उसका चेहरा पूरा विकृत था, जैसे उसने कई सालों से दर्द सहा हो। वह आकृति धीरे धीरे विजय की ओर बढ़ने लगी। विजय का शरीर कांपने लगा। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। जैसे ही वह आकृति विजय के करीब आई, उसने एक भयानक आवाज में कहा, तुमने हमारे घर को तबाह किया है। अब हम तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। विजय ने डर के मारे अपनी बंदूक उठाए और फायर कर दिया। आवाज के साथ ही वह आकृति गायब हो गई, लेकिन विजय को महसूस हुआ कि वह अब भी उसे देख रही थी, उसे महसूस कर रही थी। अगले दिन विजय गांव में नहीं लौटा। जब गांव वालों ने विजय को ढूंढने की कोशिश की, तो उन्हें जंगल के किनारे उसकी टॉर्च और बंदूक मिली, लेकिन विजय का कोई पता नहीं चला। गांव में अब दहशत फैल गई। लोग एक दूसरे को अजीब कहानियां सुनाने लगे। कुछ लोग कहने लगे कि विजय को जंगल की आत्माओं ने अपने साथ ले लिया है। दूसरे लोग मानते थे कि यह जंगल के पेड़ों का श्राप है, जो अब गांव को बर्बाद करने पर उतारू हो चुका है। धीरेन्द्र सिंह अब इस स्थिति से पूरी तरह घबरा चुका था। उसने सोचा कि शायद गांव वालों की बातें सही थीं और उसने पेड़ों को काटकर बड़ी गलती की है। वह अब पछता रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस स्थिति से कैसे निपटे। धीरेन्द्र ने गांव के कुछ नौजवानों को लेकर फिर से जंगल में जाने का फैसला किया। वे सभी हिम्मत जुटाकर जंगल में गए, लेकिन जैसे ही वे जंगल के अंदर पहुंचे, उन्हें वहां की हवा बहुत भारी महसूस हुई। चारों ओर सूखे पेड़ थे और बीच बीच में कटे हुए पेड़ों के ठूंठ खड़े थे। तभी अचानक उन सभी को एक साथ जोर की चीखें सुनाई दी। चीखें इतनी जोरदार थी कि उनके कान सुन्न हो गए। कुछ ही देर में वे सभी अजीब सी आकृतियों से घिर गए। ये वही आकृतियां थीं जिन्हें विजय ने देखा था। ये आत्माएं पेड़ों के कटने से जाग गई थीं और अब बदला चाहती थीं। धीरेन्द्र और उसके साथियों ने उन आत्माओं से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे तेज होती जा रही थी। तभी एक बूढ़ी आत्मा धीरेन्द्र के सामने आई और उसने कहा, तुम्हें हमारे साथ न्याय करना होगा।
तुम्हारे हाथों ने हमारे घरों को तबाह किया है, अब इसका भुगतान तुम्हें करना पड़ेगा। धीरेन्द्र ने अपने घुटनों पर गिरकर माफी मांगी और कहा कि वह सभी पेड़ों को फिर से उगाएगा। वह आत्मा थोड़ी नरम पड़ी और बोली, अगर तुम अपने वादे पर खरे उतरे तो हम तुम्हें और तुम्हारे गांव को माफ कर देंगे, लेकिन अगर तुमने धोखा दिया तो इस गांव का अंत निश्चित है। धीरेन्द्र सिंह अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने गांव में पेड़ लगाने का अभियान शुरू किया। हर गांव वाले ने मिलकर नए पौधे लगाए और उनकी देखभाल करने का संकल्प लिया। पुराने जंगल को वापस उगाने में कई साल लग गए, लेकिन गांव वालों ने मेहनत नहीं छोड़ी। विजय के गायब होने के बाद से कोई भी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं कर सका, लेकिन गांव वालों ने ये समझ लिया था कि प्रकृति से छेड़छाड़ करने का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। गांव फिर से हरा भरा हो गया, नदियां बहने लगी और खेतों में अनाज की पैदावार बढ़ने लगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का परिणाम बहुत खतरनाक हो सकता है। पेड़ केवल ऑक्सीजन नहीं देते, बल्कि वे हमारी सुरक्षा और संतुलन बनाए रखते हैं। जब हम लालच के वशीभूत होकर प्रकृति का दोहन करते हैं, तो वह हमें अपने तरीके से सजा देती है। सुखपुर गांव ने ये सिखा कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। ये कहानी हमें चेतावनी देती है कि अगर हमने प्रकृति का सम्मान नहीं किया, तो उसकी शक्तियाँ हमें चैन से जीने नहीं देंगी। प्रकृति का सम्मान करो, नहीं तो प्रकृति हमें कभी माफ नहीं करेगी।